Hello friends, this is Tushar Kapoor. I welcome you all on my YouTube and Facebook channel Methical. आज हम कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर 3 में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज और दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आखिरी टॉपिक हैं इस चैप्टर्स के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी हमें पढ़नी है। एक पढ़नी है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी और दूसरी जो डिसकंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे बेटा वो कौन सी होंगी, नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक बार लिखेंगे। हेयर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x necessarily exist and it is either not equal to f of a or f of a is not defined, but in this case it is possible to redefine the function. It is possible to redefine the function to make this function continuous. To make this function continuous. आप इसको डेफिनेशन को देखो, लिखो, है ना, और इसको मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहला केस लिखेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये इसी में पढ़ रहे हैं बेटा हम, है ना, ठीक है। रिमूवेबल टाइप का पहला केस है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लिखेंगे इसके नीचे हेयर, मैं समझाता हूं बेटा क्या कहना चाह रहा हूं। हेयर लिमिट x टेंडिंग टू a exist but f of x is not defined at x equal to a। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हमने रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी के केस में क्या पढ़ा था, उसने बोला था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट फंक्शन या तो फंक्शन की वैल्यू उस x इक्वल टू a पर इक्वल नहीं आएगी लिमिट के, या a पर डिफाइंड ही नहीं होगी, है ना। तो दो केस हो गए, या तो a पे डिफाइंड नहीं होगी या तो लिमिट उसके इक्वल नहीं होगी, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी जरूर। तो उसमें पहला केस हमने पढ़ा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफाइंड नहीं है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन आ गया, फंक्शन है कुछ ऐसा x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1। तो आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी बेटा, सभी रियल होगी, लेकिन x 1 नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 आया तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट दिया। तो आपको दिख रहा है x इक्वल टू 1 पे अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ 1 डिफाइंड नहीं है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, एक बारी मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा बेटा, एक पैराबोला होगा जिसके रूट क्या है 2 और -2,
कुछ ऐसा बनने वाला है। ये कितना होगा -2,0 और ये कितना होने वाला बेटा 2,0। क्या ये ग्राफ हमने सही बनाया? ग्राफ हमने सही नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि x = 1 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो x = 1 पे क्या कर देंगे? ओपन सर्कल लगा देंगे। तो x = 1 पे क्या लगा देंगे बेटा? ओपन सर्कल लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये ओपन सर्कल लग गया, तो x = 1 पे तो डिफाइंड नहीं है। तो एक पॉइंट क्या है? x = 1 क्या है? गायब है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि एक पॉइंट गायब है। एक पॉइंट क्या है? गायब है। तो मैंने रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, जैसे उसका नाम भी बोल रहा है रिमूवेबल टाइप, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सकता है ना। तो अब इसको, इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कैसे करें? तो उसने बोला कि आप फंक्शन को रीडिफाइन करो। फंक्शन को क्या करो? रीडिफाइन करो। उसने बोला फंक्शन ये है x - 1 × 4 - x² अपॉन x - 1। ये तब है जब x 1 नहीं है बेटा, और जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी, इसको काटने के बाद x को अगर आप 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 3। अगर मैं लिख दूं कि ये वैल्यू 3 होगी अगर x 1 होगा, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा? बात को समझो। देखो अगर x = 1 को छोड़ के सबके लिए डिफाइंड है तो ये कट जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा इस पॉइंट को छोड़कर, और x = 1 पे कितना आंसर आएगा? 3। तो ये होलो सर्कल क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। तो क्या अब लेफ्ट से राइट जाते वक्त पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। अगर फंक्शन ये डिफाइंड ना होता और हर एक रियल के लिए फंक्शन सिर्फ यही होता, तब तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा था x = 1 पे। लेकिन हमने क्या किया? फंक्शन को डिफाइन कर दिया बेटा, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस पॉइंट पर दिक्कत हो रही थी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट और वो पॉइंट सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बात। मैं एक केस और लेके बता देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 अपॉन x + 1। x² - 1 अपॉन x + 1 की बात हो रही है। तो देखो आप सबसे पहले तो क्या करोगे? ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लोगे, x - 1 x + 1 अपॉन में x + 1। तो x + 1 से x + 1 कट गया, तो हमें क्या मिला बेटा? x - 1 मिल गया। हमें क्या मिल गया? x - 1। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनने वाला है? इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनने वाला है? ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा जिसकी स्लोप 1 है, और ये कहां से पास कर रहा है? 0, -1 यहां पर, और 1, 0 से। ठीक है, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू -1 हो गई तो वो इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू अगर -1 होगी तो y की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? -2। तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? ओपन सर्कल लग जाएगा। बात को समझ रहे हो? फंक्शन ये बचा ना, x को -1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? -2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? है ना। तो अब एक पॉइंट फिर गायब हो गया, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी। लेकिन इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, और कैसे रिमूव करते हैं? फंक्शन को रीडिफाइन करके। तो फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करूंगा तो कैसे हो जाएगा बेटा? फंक्शन हमारे पास ये था x² - 1 अपॉन x + 1। ये फंक्शन कब होगा? जब x -1 नहीं है, -1 के अलावा कुछ भी है, और ये वैल्यू -2 होगी जब x की वैल्यू क्या है? -1। ऐसा डिफाइन कर देंगे तो ये होलो सर्कल क्या हो जाएगा? क्लोज सर्कल हो जाएगा। डार्क सर्कल होते ही क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया बेटा। तो हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। हमने ये सीखा है यहां पर। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ठीक है, तो दूसरे टाइप की डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। रिमूवेबल का ही दूसरा केस, देखते हैं बेटा इसको। सेकंड, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है।
पिछले वाले केस में क्या था, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी है, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा देख लेते हैं एक बारी। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस में माइनस बॉक्स एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस में माइनस बॉक्स एक्स। आप जानते हो इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, दो केस होते हैं, x अगर इंटीजर होगा और x जब इंटीजर नहीं होगा बेटा, ठीक है। अगर x इंटीजर है, मान लो 5 है, तो 5 का बॉक्स क्या होता है 5, और -5 का बॉक्स क्या होता है -5, 5 और -5 कितना दे देगा 0। तो आप x को कुछ भी इंटीजर रखो, आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इंटीजर के अलावा कोई और नंबर मान लो 2.3, तो 2.3 का बॉक्स प्लस में -2.3 का बॉक्स, 2.3 का बॉक्स कितना होता है बेटा 2, और -2.3 का कितना होता है -3, तो कितना आ गया -1। तो जब x इंटीजर नहीं है तो आंसर -1 आया, और x अगर इंटीजर है तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ये बात समझ आ गई। ये तो फंक्शन डिफाइंड है, नर्सरी क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, हाँ है ना, नर्सरी में पढ़ रखा है सब कुछ। तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है बेटा, इसका ग्राफ देखो कैसा बनने वाला। तो इसका ग्राफ बनेगा, इंटीजर्स पे आंसर 0 है, और उसके अलावा हमेशा क्या आंसर है -1। तो y इक्वल टू -1 की मैंने वैसे एक लाइन बना ली पहले ही, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 ऐसा कुछ है बेटा। 0 पे आंसर कितना आएगा, 0 इंटीजर है तो 0 पे आंसर क्या आना चाहिए 0, तो यहाँ ओपन हो जाएगा। 1 पे आंसर कितना आना चाहिए 0, तो यहाँ ओपन हो जाएगा बेटा। 2 इंटीजर है तो 2 पे आंसर 0 आना चाहिए, तो यहाँ ओपन हो जाएगा। 3 पे आंसर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। -1 इंटीजर है तो यहाँ ओपन हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है बेटा, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। तो आप देख रहे होगे ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ ऊपर हैं, सॉरी, ये बहुत से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ ऊपर हैं, बाकी पूरा फंक्शन इस लाइन के ऊपर डिफाइंड है। तो इसीलिए इन सभी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी। ध्यान देंगे फर्क क्या है पिछले वाले केस और इस वाले केस में। पिछले वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था। इस वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। एफ ऑफ ए कितने आ रहे हैं बेटा, वो 0 आ रहे हैं, और लिमिट कितनी आ रही है -1 आ रही है। बात को समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करें कि डिसकंटिन्यूटी हमारी खत्म हो जाए। फंक्शन ये रहेगा, ठीक है, जब x इंटीजर नहीं है, और आंसर -1 आएगा जब x इंटीजर है। क्वेश्चन को ही ऐसा बना दिया जिससे फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा, समझ आ गई है तो इसको नोट कर लो। ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है सिर्फ। हमें इसके अलावा कौन सी पढ़नी है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिख लो इसको। इसके आगे देखेंगे बेटा, दूसरा केस कौन सा था, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या था, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती थी, बस एफ ऑफ ए में दिक्कत होती थी। इस केस में क्या है, हेयर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x does not exist, hence
there is no scope to redefine the function in any manner, मतलब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन को डिफाइन ही क्या करेंगे, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, कद्दू आंसर मिलेगा। तो अब क्या होगा कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव भी नहीं किया जा सकता। जैसे रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की थी बेटा? 2 टाइप की थी, एक थी मिसिंग पॉइंट, दूसरी थी आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसे ही ये 3 टाइप की होती है। पहली फाइनाइट टाइप मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट बोथ आर फाइनाइट। ठीक है। सेकेंड केस इनफाइनाइट टाइप, इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट टाइप में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो प्राइमरी कंडीशन है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट। ठीक है बात। और तीसरे टाइप की कौन सी होती है? ऑसिलेटरी टाइप, इसमें क्या होता है? लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन 2 वैल्यूज, लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन 2 वैल्यूज। ठीक है। अब इन तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है। नॉन रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये 3 टाइप की होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेटरी। फाइनाइट में दोनों लिमिट फाइनाइट होती है, इक्वल नहीं होती। इनफाइनाइट में कम से कम एक इनफाइनाइट होती है। और ऑसिलेटरी में जो लिमिट होती है वो 2 नंबर्स के बीच में वेरी करती है। कोई बोलेगा इस लिमिट की वैल्यू 1 से 20 के बीच में आ रही है, तो 1 से 20 के बीच का कोई मतलब नहीं होता ना। लिमिट तो लिमिट होती है 5, 6, 8, 10। 1 से 20 का क्या मतलब है? 1 से 20 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम बता नहीं सकते कि लिमिट क्या रही होगी। समझ आया? तो पढ़ते हैं फाइनाइट टाइप क्या होता है, इनफाइनाइट टाइप क्या होता है और ऑसिलेटरी टाइप क्या होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। जैसे मैं लिखूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। आप क्या जानते हो बेटा? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ठीक है बेटा। तो 2 बातें होंगी, 0 प्लस 0 माइनस, पहले तो लिमिट निकाल ले क्या होगी। 0 प्लस पे साइन क्या होता है? 0 प्लस पे साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव तो मतलब ये मॉड कैसे खुलेगा? प्लस साइन की तरह, प्लस साइन की तरह खुल जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना आंसर दे देगा? 1 दे देगा। 0 माइनस का मतलब क्या है? माइनस साइन की तरह खुलेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर कितना दे देगा? -1 दे देगा। ये बात को समझो, 1 और -1 दे दिया तो ठीक है, ऐसा कुछ हो जाने वाला है। तो दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, लेकिन दोनों क्या हैं? फाइनाइट हैं। तो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी? फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात को समझ रहे हो? ठीक है। एक चीज और पूछ लेता है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है? पूछेगा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव डिफरेंस, नॉन नेगेटिव डिफरेंस between the limits, non-negative difference
बिटवीन द लिमिट्स, लिमिट्स के बीच में नॉन नेगेटिव डिफरेंस कितना है, जैसे एक 1 है एक -1 है, तो इन दोनों लिमिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो जंप कितना आ गया, जंप इज इक्वल टू 2। समझ आ गई ये बात कि नहीं आई है? समझ आ गई है तो इसको नोट कर लो अच्छे से एक बार। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बॉक्स ऑफ x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है, तो क्या होगा वही काम, 2 - 2 प्लस 2 माइनस का मतलब क्या है, बॉक्स 2 माइनस अपॉन 2 माइनस, 2 माइनस का बॉक्स 2 से छोटे का बॉक्स कितना होता है 1, तो 1/2 आंसर आ गया। 2 से बड़े का बॉक्स कितना होता है 2, तो कितना आ गया 1, ठीक है, तो दोनों क्या आंसर आ गए फाइनाइट, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, फाइनाइट टाइप, ये होगी फाइनाइट टाइप। और जंप कितना हो गया बेटा, जंप आ गया इसका 1 - हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, जंप आ गया, फाइनाइट में से फाइनाइट गया, 1 में से हाफ गया, कितना रह गया हाफ, ये क्या आ गई इसकी जंप आ गया बेटा। समझ आ गई ये बात की नहीं आई है, समझ आ गई होगी ना, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट टाइप समझ आ रहा है। तो इनफाइनाइट का एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, तो क्या है 2 की पावर 10x, 2 की पावर 10x, तो क्या होगा बेटा, आप ध्यान दो, 10x का ग्राफ कैसा होता है 90 के अबाउट, के अबाउट 10x का ग्राफ ऐसा होता है, तो 90 माइनस का मतलब क्या है प्लस इनफाइनाइट, और 90 प्लस का मतलब क्या है माइनस इनफाइनाइट, तो 90 प्लस देख लेते हैं पहले, तो 2 की पावर 10 90 प्लस, 10 90 प्लस का मतलब क्या, देखो 90 से बड़ा माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है 0। ऐसे ही π/2 माइनस की बात करें कितना होगा बेटा, 2 की पावर 10 π/2 माइनस, और 10 90 माइनस का मतलब क्या है, 10 90 माइनस का मतलब कितना बेटा प्लस इनफाइनाइट, तो 2 की पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, एक लिमिट इनफाइनाइट आ रही है एक फाइनाइट आ रही है, तो कौन सा हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसकी जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, इनफाइनाइट में से 0 गया इनफाइनाइट, है ना, मतलब फाइनाइट वैल्यूज के लिए जंप निकाली जाती है सिर्फ। समझ आ रहा है, आइडिया हो रहा है। अब हमारा तीसरा एक रह गया ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी, उसको देख लेते हैं, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसको ध्यान से समझेंगे बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 1/x, है ना, इसका क्या मतलब होगा ध्यान देते हैं। आप कहोगे 0 प्लस या कहोगे 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 1/0 प्लस का मतलब क्या होगा, 1/0 प्लस कितना होगा बेटा कॉस ऑफ इनफाइनाइट, और 0 माइनस का मतलब क्या होगा कॉस ऑफ 1/0 माइनस कितना हो गया कॉस ऑफ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। कॉस ऑफ इनफाइनाइट का क्या मतलब होगा, कॉस ऑफ इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट एक एंगल हो गया। अब ऐसा कौन सा एंगल है कॉस का इनफाइनाइट जिस पे आंसर क्या है, कोई आइडिया नहीं, पहली बात तो इनफाइनाइट का ही नहीं पता इनफाइनाइट क्या होता है, तो कॉस ऑफ इनफाइनाइट ही नहीं पता, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आंसर जो है -1 से 1 के बीच का होगा, और ये भी मैं बोल सकता हूँ कॉस का जो आंसर होगा वो -1 से 1 के बीच का होगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब लिमिट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में क्या कर रही है ऑसिलेट कर रही है, तो इसीलिए बोल देते हैं ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ आ गई ये बात, क्या बोल देते हैं इसको ऑसिलेटरी टाइप
डिसकंटिन्यूटी। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? ठीक, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कुछ स्पेशल टाइप का केस है। इस स्पेशल टाइप के केस में क्या है, फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन किया गया, मान लो x है, 0 है। x कब होगा, जब x रेशनल होगा, और 0 तब होगा जब x क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। बात को समझो, जब x रेशनल होगा तब आंसर x आएगा, और जब x इरेशनल होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कभी किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, है ना, ये ध्यान देते हैं। तो कैसे सोचें, मान लो कोई x इक्वल टू ए पॉइंट की बात करते हैं, x इक्वल टू ए पॉइंट की बात करते हैं, मान लेते हैं वो इंटीजर था, सॉरी रेशनल नंबर था, मान लेते हैं कि वो रेशनल था, मानने में क्या है, मान लेते हैं वो रेशनल नंबर था बेटा। तो अब क्या करना है, हमें तो लिमिट निकालनी होती है। तो आप क्या करोगे, सर हम a प्लस निकाल लेते हैं और a माइनस निकाल लेते हैं, सही। a मान लो रेशनल था, तो a से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, क्या कहते हो, a से जस्ट बड़ा नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल, ए से जस्ट बड़ा नंबर रेशनल होना चाहिए, इरेशनल, क्या कहता है आपका दिल, क्या सर दिल तो हमारा बहुत कुछ कहता है, लेकिन रेशनल इरेशनल के बारे में हमें नहीं पता, है ना। तो ए प्लस रेशनल होगा इरेशनल, बेटा कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, 1 से जस्ट बड़ा नंबर रेशनल है कि इरेशनल, नहीं पता। दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, एक रेशनल एक इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो ए से जस्ट बड़ा रेशनल है कि इरेशनल, नहीं पता। ए माइनस के केस में भी क्या होगा, वो रेशनल होगा कि इरेशनल, हमें नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि ए माइनस रेशनल या इरेशनल में से क्या होगा। तो फिर कैसे करें इस सवाल को, कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे, तभी तो चलो केस ले लेते हैं कि ए रेशनल है, ए क्या है, रेशनल। तो उत्तर क्या आया होगा, x, हाँ या ना। a प्लस का केस क्या ले लें, रेशनल ने कि रेशनल, चलो रेशनल ले लेते हैं। मान लेते हैं a प्लस रेशनल था, तो आंसर फिर क्या आया होगा, x। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, a माइनस ए और a प्लस तीनों बराबर होने चाहिए। तो मैं देखता हूं कि कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं, और a माइनस भी क्या था, रेशनल, तो x। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा अगर a प्लस ए माइनस दोनों रेशनल होंगे। लेकिन ये बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा केस, ये रेशनल था, x लिख दिया, a प्लस इरेशनल था, तो इरेशनल था तो क्या आंसर आया होगा, इरेशनल था तो आंसर क्या आया होगा, 0। इरेशनल था तो आंसर क्या होगा, 0। और ये रेशनल था तो क्या आया होगा, मान लेते हैं x। तो ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, हाँ या ना। नहीं फील आ रही क्या नलायकों, ध्यान दो। f ऑफ x क्या है, मान लो ये 1 है, ये 1 है। अगर x रेशनल होगा, अगर x रेशनल नहीं होगा, समझो बात को। अगर मैं बोलूं बताओ फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस है, मैं पूछूं फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस है, आप कहोगे सर x इक्वल टू ए की बात कर रहे हो आप, मैं कहा हाँ ए की कर रहा हूं। सर a रेशनल है क्या, मैं बोलूँ हाँ ए रेशनल है, तो आप कहोगे सर a रेशनल है तो आंसर 1 आएगा। a प्लस अगर रेशनल है तो 1 आएगा, और अगर इरेशनल है तब भी क्या आएगा, 1। ओहो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। a माइनस रेशनल है तब भी 1 आएगा, इरेशनल है तब भी क्या आएगा, 1। तो हमने सीखा क्या यहाँ से, हमने ये सीखा कि ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर तभी होगा जब ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कंटिन्यूअस कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है।
ये दोनों चीजें जहां पर इक्वल हो रही होंगी वहां पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। इस वाले केस में दोनों 1 है, तो एक कहां पर 1 है, हमेशा के लिए, तो पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है। अब ये दोनों इक्वल कहां पर आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन कंटिन्यूस कहां पर होगा, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर होगा बेटा। ये फंक्शन कंटिन्यूस कहां होगा, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर। समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है रेशनल और इरेशनल वाला, आपने इन दोनों को इक्वल कर देना। इन दोनों को इक्वल करोगे, जिस वैल्यू पर इक्वल हो रहे होंगे उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। क्योंकि हम अनसर्टेन है ना, हमें पता नहीं है कि भाई ये रेशनल आने वाला है कि इरेशनल आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से वीडियो दोबारा पीछे करके आप दोबारा देख सकते हो इसको, ठीक है, समझो इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का एंड रिजल्ट सीधा सा है कि इन दोनों को इक्वल करना होता है, वही हमारा आंसर होता है। समझ रहे हो? ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन ये होता, अगर क्वेश्चन ये होता, ये x है जब x रेशनल होगा, ये 1 माइनस एक्स है जब x इरेशनल होगा, ठीक है, और पूछा जाए फंक्शन कंटिन्यूस कहां पर होगा, तो अब सीधा सा आपको बात बता रखी है, इन दोनों को इक्वल कर दो। जहां पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं उस x की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो x इक्वल टू हाफ पर ये क्या आएगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, सही है। हाँ यार, अब तो आसान हो गया। इसको एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लिया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों को इक्वल करना होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यही दो वैल्यूज हैं x की जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। समझो बात को, अदरवाइज फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस होने वाला है बेटा। समझ आ रही है बात? ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे देखते हैं बेटा, इसके आगे मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है बेटा, इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, मैं आपको लिखवाता हूं मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन। लिखेंगे, इफ function is continuous on closed interval a to b and f of a is not equal to f of b and f of a is not equal to f of b, then for some value of c belongs to f of a to f of b, f of a to f of b, there is at least one x belongs to a to b for which f of x naught is equal to c, f of x naught is equal to c। देखो क्या कहना चाह रहा है, समझो इस बात को। कह रहा है एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि a से b में है,
एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो a से b में है, तो ये कितना हो गया f ऑफ a, ये कितना हो गया f ऑफ b, ठीक है। तो कह रहा है f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई एक c पॉइंट होगा, तो पक्का इनके बीच में a और b के बीच में कोई x नोट होगा। मान लो कह रहा है f ऑफ a f ऑफ b एक कंटिन्यूस फंक्शन है, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है, तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई c आंसर पक्का आएगा किसी एक ना एक x नॉट के लिए, किसी ना किसी एक x नॉट के लिए। आप कहोगे क्या बेवकूफ़ों वाली बात है, ये तो होता ही है, समझ ही आ रहा है ना, समझ आ रहा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दोबारा बोल देता हूँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई एक x नोट होगा a और b के बीच में, जिसके लिए एक c की वैल्यू आएगी, और वो c क्या होगा इन दोनों के बीच में। समझ आ गई बात, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही कॉन्सेप्ट सर ने बताया है, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट f of x is equal to a into root of x minus 1 plus b into root of 2x minus 1 minus root of 2x square minus 3x plus 1 ऐसा दिया हुआ है। वेयर a plus 2b is equal to 3 गिवन है, a and b belongs to real numbers, b not equal to 0, always have a root in open interval f2 1 to 5। देखो क्या कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्राई कर सकते हो एक बार इस क्वेश्चन को, आप एक बार ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का 1 से लेके 5 के बीच में कोई ना कोई एक रूट तो है ही है, कोई ना कोई एक रूट तो है ही है। समझो बात को, किसी भी फंक्शन का, किसी भी ग्राफ का एक रूट कैसे निकलता है। हम बोलते थे कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है जितनी जगह, उतने उसके क्या होते हैं बेटा, रूट्स होते हैं। ये बात सीखी थी 7th 8th में सीख ली थी कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, हाँ है ना। तो इसका मतलब इसने बोला है कि इस फंक्शन का 1 से लेके 5 के बीच में कम से कम एक रूट है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा या तो कुछ ऐसा होगा। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 5। या तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया होगा, पक्का बीच में कहीं काटता हुआ गया होगा, या ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ गया होगा, बीच में कहीं ना कहीं पक्का काटता गया होगा। हाँ या ना बेटा, समझ आ रही है बात, आ रही होगी समझ, है ना। तो इसका मतलब यहां पे f ऑफ 1 कितना है बेटा, नेगेटिव, f ऑफ 5 कितना है, पॉजिटिव। तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है, नेगेटिव। बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव। इस वाले केस में f ऑफ 1 कितना आ रहा है, पॉजिटिव, f ऑफ 5 कितना आ रहा है, नेगेटिव। तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है बेटा, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस केस में भी यही होना चाहिए। देखो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, तो पक्का कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, हाँ या ना, कंटिन्यूस होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल होगी। तो अगर मैं f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 को नेगेटिव प्रूव कर दूं, अगर मैं f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 को नेगेटिव प्रूव कर दूं, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि कम से कम इसका एक रूट नेगेटिव होगा, कम से कम इसका एक रूट होगा, है ना। तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 पुट करोगे 0 आ गया, 1 पुट करोगे कितना आ गया b, 1 पुट करो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो f ऑफ 1 तो b ही है। f ऑफ 5 कितना आ गया, 5 माइनस 1 कितना, 4, 4 का अंडर रूट कितना 2, तो 2a हो गया। 5 पुट करोगे तो 10, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, 9 का अंडर रूट कितना 3, तो 3b हो गया। और कितना पुट करना है, 5, 5 पुट करोगे तो 25, 50, 5 पुट किया तो 15 प्लीज, तो 6 आ गया बेटा।
-6। इसकी वैल्यू अगर मैं नेगेटिव प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी। अब ध्यान दो, हमें क्या बोला हुआ है, a + 2b कितना है 3, तो a की वैल्यू लिख सकता हूं 3 - 2b, 2 × 3 - 2b + 2b -6। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बेटा क्या होगा, 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 - 4b + 2b 3b सॉरी -6, 6 ने 6 को मार गिराया तो कितना बचा -b × b, ये आ गया बेटा -b²। क्या आ गया -b²। b क्या है, रियल नंबर, तो ये नंबर क्या आ गया, ऑलवेज नेगेटिव। ये नंबर कितना आ गया बेटा, ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये नंबर ऑलवेज नेगेटिव आ गया तो यही हमें प्रूव करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन का कम से कम एक रूट 1 से लेके 5 के बीच में है। ये है बेटा आपकी मीन वैल्यू थ्योरम। समझ आ गई है? कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, नहीं है? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कॉन्टिन्यूटी का था। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर है, आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे इसके केसेस, सभी कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए जो आपको करने हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनमें भी इस कॉन्सेप्ट की इंप्रूवमेंट आ सके। थैंक यू।